नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, क्या आप लोगों ने कभी सीरियल किलर्स की कहानी सुनी है। आज की ये कहानी आपको एक सीरियल किलर्स की सुनाने वाला हूं, जिसकी खोपड़ी को 180 सालों तक प्रिजर्व रखा गया है। आज भी उसको मम्मी का लेप लगा के मेंटेन रखा गया है। म्यूजियम थिएटर्स के अंदर रखा गया है, पुर्तगाल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसको क्यों रखा गया आखिर। दोस्तों, एक बार 1841 के अंदर एक घटना सामने आती है कि कुछ एक लोग अचानक से पुल के नीचे से गायब हो रहे हैं और उनकी बॉडी पुल के नीचे मिल रही है। और वो किसानों की थी, जो लोग किस दिन में मंडी में जाया करते थे, अपने फल फ्रूट साग सब्जी जो भी अनाज होते थे बेच के शाम को घर लौटते थे, उसी रास्ते से ये पुल लगभग 213 फीट ऊंचा था, लिस्बन के अंदर था, जो एक शहर के मार्ग को और गांव के मार्ग को जोड़ता था आपस में, ताकि गांव के लोग, किसान लोग शहर में आ सकें और अपना धंधा पानी करके वापस जा सकें। वहां से अचानक से कुछ किसानों को गायब होने की खबर लगने लगती है और वहां से धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 10 20 30 50 की तादाद में किसान गायब हो जाते हैं। तब पुलिस को भी खबर लगती है, तो पुलिस ने सोचा कि अनाज सस्ता बिक रहा है, सब्जियां सस्ती बिक रही हैं, इस वजह से किसान आत्महत्या कर लेते होंगे। लेकिन जब जांच हुई और बड़ी संख्या में जब किसान गायब होने लगे, तब पता चलता है कि ये किसी एक व्यक्ति का हाथ है, जो लगातार इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह पे एक ही तरीके से उन किसानों को लूट लेता था और नीचे फेंक देता था। आखिर कौन था ये व्यक्ति और क्यों लूटता था, और इतनी बड़ी संख्या में बिना डरे बिना पकड़े जाए कैसे इस चीज़ों को अंजाम दे रहा था, और फिर कैसे पकड़ा गया, और ये इंसान कौन है जिसकी 180 सालों तक खोपड़ी को रखा गया, ताकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये देख सकें कि ऐसे जो किलर्स होते हैं, ऐसे जो ज़्यादा सेंसिटिव माइंड के लोग होते हैं, जिनके माइंड में पता नहीं कुछ अजीब सा क्रिमिनल माइंड होता है, वो क्या सोचते होंगे, उनकी कोशिकाएं उद तक कैसे काम करते होंगे, क्या ऐसे केमिकल रिएक्शन उनकी माइंड के अंदर होते होंगे जो आम लोगों के बीच में नहीं होते, आम लोगों के माइंड में नहीं होते हैं, ताकि उनका रिसर्च कर सके। और इसको कहते हैं इंग्लिश साइंटिस्ट की भाषा में फ्रेनोलॉजी, जिसमें उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, उनके क्रोध, भावनाएं, महत्वाकांक्षाएं, वो सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं उस पर। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, आप ये हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपका और आपके गांव का प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसा आपको वीडियो लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कहानी है दोस्तों 1841 से पहले की, लगभग 2-3 साल पहले की बात है, और पुर्तगाल के लिस्बन की है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, वहाँ की ये कहानी है। एक बार अचानक से पता लगता है कि वहाँ पे पुर्तगाल के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है डिएगो एल्विस। डिएगो एल्विस एक ऐसा व्यक्ति है जो पुर्तगाल के अंदर, लिस्बन के अंदर आता है। स्पेन का जन्मा हुआ, स्पेन के गैलिसिया के अंदर जन्म लेता है 1810 के अंदर। उसके बाद में काफ़ी सालों बाद, लगभग 1830-35 के आसपास वो लिस्बन आता है, इस कारण से कि उसको वहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा, और रोज़गार और नौकरी करने के लिए वो वहाँ पे आता है। लेकिन जिस मनसा से वो यहाँ पे आया था वो उसकी पूरी नहीं होती है, उसको किसी भी तरीके से कोई काम नहीं मिलता है। इस तरीके से जब काम नहीं मिला तो आर्थिक तंगी से वो परेशान हो जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि कुछ लोग नौकरी भी नहीं करते, कोई छोटा मोटा धंधा भी नहीं करते, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी बैलेंस ज़िंदगी वो जी रहे हैं। तब उनकी डेप्थ में वो जाता है, उनको फॉलो करता है, तो पता लगता है कि छोटी मोटी लूटपाट क्राइम करके वो अपना काम चला लेते हैं, और उनसे जो पैसा मिलता है लूटपाट या छोटे मोटे क्राइम से, उनसे वो अपनी ज़िंदगी अच्छी जी रहे होते हैं। उनको नौकरी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस डिएगो एल्विस के दिमाग में आता है कि क्यों ना यार यही काम कर लिया जाए, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा मेहनत है, ना ज़्यादा अपने नौकरी करनी है, ना बोसगिरी सुननी है, सीधा अपना छोटा मोटा क्राइम करो और जो पैसा आएगा उससे आराम से खा पी के ज़िंदगी चल जाएगी। अब वहीं से इसके माइंड में जो आइडिया था, ये इसकी शुरुआत हो चुकी थी पतन की उसी दिन से, किंतु 4-5 साल लग गए, वो एक बात अलग है। वो छोटा मोटा क्राइम करने की सोच लेता है। अब बड़ा क्राइम करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, ना नॉलेज था क्राइम कैसे होता है, क्योंकि पहली बार कोई क्राइम करने जा रहा है तो उसके हाथ पैर तो फूलते हैं।
इसने सोचा कि यार बड़ा बड़ा अपने से होगा नहीं, अपन एक काम करते हैं, किसी से पैसे छीन लेंगे, छोटी मोटी चीज़ें, कीमती चैन वगैरह, पर्स वगैरह छीन लेंगे, ये काम अपन कर सकते हैं। उसने देखा कि लिस्बन का ऐसा कौन सा शहर, ऐसा कौन सा रास्ता है जहाँ पे लोग कम जाते हैं, झुंड में कम होते हैं, और जब कम होते हैं और शाम के समय या फिर ऐसा कोई मौका देखा जाए जहाँ से मैं लूट सकूँ और एक दो लोग ही वहाँ पे हों, ऐसी जगह तलाश के भीड़ भाड़ वाले एरिया से थोड़ा दूर जाके, जहाँ से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं या फिर घर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे एरिया को अपने माइंड में ले आता है इन्फॉर्मेशन के दौरान, और वहाँ पे जाके खड़ा होने लगा। जो भी एक दो लोग आते उन पे टूट पड़ता, झपट्टा मारता, उनसे कुछ छीन लेता, सामान छीन लेता, पर्स छीन के भाग जाता। ऐसा वो करने लगा। अब उसके पास थोड़ा पैसा आने लगा, उसको लगा कि यार ये काम बढ़िया है, नौकरी मिले ना मिले लेकिन अपना काम चल गया, अपनी ज़िंदगी चल जाती है। अब कुछ 100 200 500 हज़ार 2000 5000 जितना भी रुपए मिलता उनसे अपना खर्चा चलाने लगा, बढ़िया खाने लगा, रहने लगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं शहर में वहीं रहने लग गया। अब ऐसे ही वो जब उसके पास पैसा ख़त्म होने लगता तो फिर से लूटपाट करने चला जाता। ऐसा नहीं है कि वो पर डे करता था, जब उसका लगे कि अब 2-3 दिन का ही बचा है तो चलो फिर से एक अपना शिकार करके आ जाते हैं, ऐसा वो धीरे धीरे करने लगा। और ये जो सीरियल किलर है ये बाद में बनता है, लेकिन पहले इसने लूटपाट ही शुरू करी थी। अब इसको लगा कि यार ये छोटे मोटे इनसे काम चलेगा नहीं यार, क्योंकि इतना छोटा सा अमाउंट लगता है, इतनी मेहनत लगती है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब उसने सोचा कि यार थोड़ा बड़ा कैसे करे, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाए, क्योंकि लालच आ गया। अब लालच आ गया तो उसने देखा कि शहर के अंदर ऐसे कौन सी जगह है जहाँ से थोड़े अमीर लोग गुजरते हों। तो उसने देखा और थोड़ा एकांत भी हो, पकड़े जाने का डर ना हो, क्योंकि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर कहानी ख़त्म है। उसने सर्च किया कि लिस्बन के एक ऐसे एरिया के अंदर एक पुल है और उस पुल की लगभग 213 फुट हाइट है, और उसके ऊपर वो एक आउटर एरिया में, यानी मैंने पहले भी बताया था कि शहर से बाहर जाने का रास्ता है, बाहर भी गांव की तरफ, जहाँ पे किसान वगैरह अपनी फसल, फल फ्रूट, सब्जियां बेचने के लिए आते थे, उस पुल के ऊपर से ही आते थे। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी उस पुल पे, बस गांव से बाहर जाने के लिए ही उसको यूज़ किया जाता था। कुछ लोग जिनको जाना होता था या आना होता था वो लोग यूज़ करते थे। उसने वहाँ पे जाके देखा तो उसने सोचा कि ये जो जगह है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से अच्छे पैसे वाले लोग निकलते हैं शाम को, अपनी सब्जियाँ, अनाज, फल वगैरह बेच के, और शाम के पास इनके पास पैसा होता है, लेकिन वो लोग झुंड में निकलते हैं। अब किया कैसे जाए, तो उसने 1-2 दिन नोटिस किया कि झुंड में तो काफ़ी लोग निकलते हैं सुबह, लेकिन शाम को कुछ झुंड में आते हैं, कुछ अकेले आते हैं, कुछ पहले निकल आते हैं। जो कुछ लेट हो गए बेचारे, वो लेट अकेले भी आने पड़ता है उनको। उन्होंने देखा कि ये एकदम बढ़िया, परफेक्ट है, यहाँ पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसने शुरुआत कर दी और वहाँ पे पुल के ऊपर धाक लगा के बैठ गया, छुप के अंधेरे के अंदर। अब बेचारा कोई जो सही शाम को वापस लौट रहा है तो उसको कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर दिन है तो कोई देख लेगा, तो उसको जाने देता, या फिर झुंड में जो लोग किसान आते थे उनको जाने देता। लेकिन जो लोग लेट हो गए, जिनकी सब्जी लेट बिकी, जिनकी सामग्री लेट बिकी, जिनको पेमेंट मिलने में थोड़ी देरी हो गई, और बेचारा वो अकेला जा रहा है पुल के ऊपर से पैदल पैदल, तो उनके ऊपर 1 या 2-3 जो मिलते उन पर आक्रमण कर देता। और आक्रमण कुछ इस तरीके से करता कि उनसे सामान छीन लेता और उनको फिर पुल के ऊपर से धक्का दे देता। अब जाहिर सी बात है कि 213 फीट की हाइट से यार कोई नीचे गिरेगा तो आपको भी पता है बचेगा तो नहीं, वो मर जाता। 99% केस में वो ख़त्म हो जाते हैं। और छोटी मोटी चोट भी लगती तो नीचे गिरने के बाद में, वहाँ पे आपको पता है नदी थी, कंकड़ थे, पत्थर थे, रेत, मिट्टी, कचरा ऐसा था, तो वहाँ पे कौन ही देखने वाला है, नीचे से तो कौन ही गुजरेगा जब इतना ऊंचा पुल बनाया गया है उस शहर को जोड़ने के लिए, तो वहाँ पे कोई देखता भी नहीं था। तो वैसे मर जाते थे जिनको चोट लाती थी। तो मतलब कुल मिला के बात ये थी कि उसके बाद में उनका कोई नामो निशान होता नहीं था। अब ऐसा होता गया, धीरे धीरे वो ऐसा करने लगा। जब उसको लगा कि अब अच्छा खासा पैसा आने लगा है तो वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7-7 दिन बाद जाने लगा, क्योंकि उसके पास सफिशेंट पैसा होता था, उसको ज़्यादा फटीक नहीं थी। इतना था कि उसका काम चल रहा है पैसों से, और उसका जब खर्चा ख़त्म होने लगता वो फिर से चला जाता, ताकि किसी लोगों की नज़रे में भी ना आए। मान लो आज किया है, साथ वाला लोगों को पता लगा कि वो नहीं आया किसान, तो थोड़ा शक हो सकता है। 5-7 दिन बाद जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वो करता गया। ऐसा जब वो काफ़ी दिनों तक करता गया तो 3, 4, 5, 10, 15, 20 किसान अचानक से गायब होने लगे। अब जो किसान आया करते थे मंडी में उनको थोड़ा शक होने लगा, और गांव में भी शक होने लगा कि यार जो लोग हमारे साथ आया करते थे वो क्यों नहीं आ रहे अब वापस से। कभी कभी लगा कि हो सकता है कि उनकी सब्जी में अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा होगा, वो गाँव रह गए होंगे, नहीं आते होंगे,
या फिर जो शहर में ही रुक गए होंगे। लेकिन जब वो गाँव से ये खबर फैलने लगी कि भाई उनके परिवारजन नहीं आए थे, उनके पति नहीं आए, उनके भाई नहीं आया, वो किसान नहीं आया, तो उसके मन में थोड़ा डर आने लग जाता है। अब ये बात पुलिस के पास पहुंच जाती है कि 20-25 संख्या में अगर किसान गायब हुए तो छोटी मोटी बात नहीं है अचानक से बिना बताए। पुलिस के पास ही जब बात जाती है तो पुलिस कंप्लेंट नोट करती है और देखती है। तो पुलिस को लगा कि यार अभी कुछ दिन पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में पता लगा है और कुछ शिकायतें आई हैं कि कई बार किसान लॉस के कारण, कम रुपए में उनकी फसल बिकने के कारण, आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं, खुदकुशी कर ले रहे हैं। तो ये भी कर ली होगी, इस तरीके से नॉर्मल वे में वो ले लेती है। और जब थोड़ी बहुत जांच करती है तो पता भी नहीं लगता है कि भाई आखिर क्या है। कुछ रास्ते से आते हैं तो कुछ रास्ते पे भी कुछ नहीं मिला घर वालों से, लेकिन पता लगा कि पता नहीं, ऐसा तो कभी नहीं बताया कि अगर वो डिप्रेशन में हैं, प्रेशर में हैं, उनको आर्थिक तंगी है, घर में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब उनमें से कुछ अच्छे हट्टे कट्टे लोग और अच्छे पैसे रईस लोग भी थे किसान, जिनको उसने लूटना शुरू कर दिया था। अब उनमें से कुछ जब तो तगड़े और हट्टे कट्टे लोग थे उससे हाथापाई करने लगे, और उस हाथापाई से बचने के लिए अब वो उनको चाकू मारने लगा। इससे पहले उसने कभी किसी को चोटिल नहीं बनाया था, सीधा लूटता और नीचे फेंक देता था। लेकिन अब उसको जब लड़ना पड़ा तो वो चाकू मारने लग गया। अब उनसे सोच लिया कि अगर हम उसको आहत कर देंगे, उसकी बॉडी में डैमेज कर देंगे, तो वो थोड़ा सा जो है कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर मैं आसानी से छीन सकता हूँ और नीचे फेंक सकता हूँ। अब उसने चाकू वगैरह मारना शुरू कर दिया, यानी कि पहली बार किसी को चोट पहुँचाना उसने शुरू कर दिया था। अब डिएगो जो एल्वेस है उसने किसी न किसी व्यक्ति को धीरे धीरे करके, अब कहाँ से शुरू किया था लूटपाट से, अब वो चोटिल करने पर आ चुका है। ऐसा करता गया। जब पता लगा गांव से कि कुछ रईस किसान भी गायब हो रहे हैं, उनकी ना तो बॉडी मिली, ना फ़ोन मिला, ना कॉल लगता है, कुछ नहीं हो रहा है, और उनको कोई आर्थिक तंगी भी नहीं थी, उनको कोई परेशानी नहीं है, अब वो कैसे गायब हो गए। अब थोड़ा पुलिस पे प्रेशर बढ़ा। पुलिस ने भी सोचा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सभी लोग अचानक से गायब हो रहे हैं, क्योंकि तब तक ये रईस लोगों की कहानी आई तब तक लगभग 50 लोगों तक की कहानी पहुँच चुकी थी किसानों की। पुलिस को थोड़ा डर लगने लगता है। अब पुलिस ने एक डिसीज़न लिया कि यार ये आते कहाँ से हैं, तो पता लगा कि उस पुल के ऊपर से ही आते हैं। तो पुलिस ने आदेश जारी करवा के उस पुल को सील करवा दिया कि भाई इस पुल को सील करा देते हैं, इस पर कोई आएगा ही नहीं। अब उन्होंने देखा कि पुल के नीचे देखा, तब पता लगा कि कुछ बॉडी मिल गई उनको। लेकिन अब बदकिस्मती से या फिर एक संयोग ऐसा हुआ कि वो बॉडी जो मिली वो बिना चोटिल वाली मिली, जिनको किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई गई थी। पुलिस को शक हुआ कि देखो ये बॉडी है, नीचे पड़ी है, शायद ऊपर से कूद के नीचे खुदकुशी कर ली होगी। बोला नहीं, अमीर लोग जो थे, जो अच्छे खासे पैसे वाले थे, जिनकी फसल भी अच्छी रेट में बिक रही थी, जिनकी पहले से भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, वो कहाँ हैं। पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन किया। तब पुलिस की आंखें खुली कि उनके शरीर पे चोट के निशान हैं, और उनके चाकुओं से पेट के अंदर, हाथ के ऊपर जगह जगह उनको चाकुओं से वार किया गया है, और उसके बाद में बॉडी नीचे आई है। अब पुलिस को शक हो गया था कि कोई ना कोई तो है जो इनको चोटिल कर रहा है, या तो कोई लूटपाट कर रहा होगा या फिर उसका कोई और उद्देश्य होगा, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। अब पुलिस ने सभी बॉडी को कलेक्ट किया, धीरे धीरे देखना शुरू किया। तो नदी में से मिल रही है, कोई कचरे में से मिल रही है, कोई पत्थरों में से मिल रही है, धीरे धीरे बॉडी कलेक्ट करने लगे वो। ऐसा करने के बाद में पुलिस वालों ने वहाँ काफ़ी दिनों तक उसको सील रखा, और 2-3 साल के बाद में जब वो काफ़ी लंबे अरसे तक वो सील रहा, इधर इस डिएगो एल्वेस को पता लग चुका था कि अब किसानों के गायब होने की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और पुल भी बंद हो चुका है। उसके पास इतना पैसा था कि वो आराम से अपना गुजर बसर कर सकता था। इधर लगभग 2 से 3 साल बीत जाती हैं, पुलिस के कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पुलिस ने काफ़ी सारे अपने जासूस भी फैलाए, पुलिस ने काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन भी किया, लेकिन कुछ खास हाथ उनको लगा नहीं, ना ही कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा हुए जो किसी को पकड़ा जा सके। उस समय कहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा हुआ करते थे, कोई फिंगरप्रिंट्स लिया करते थे, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, और इस वजह से ये सीरियल किलर जो है बच जाता है। और पुलिस ने सोचा कि 2-3 साल बीत गए हैं, अब कोई केस भी नहीं आ रहा है। अब इधर जो डिएगो है एल्वेस, उसने सोचा कि अगर मैं इस मोमेंट पे, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारा शहर अलर्ट है, अगर मैं ऐसा कोई क्राइम करता हूं तो रुझान बढ़ जाएगा पुलिस का और मैं पकड़ा जा सकता हूं। तो 2-3 साल तक वो शांत बैठ गया ताकि सब कुछ ठंडा हो जाए और वो पकड़ा ना जाए। अब ऐसा करने के बाद में पुलिस ने सोचा कि 2-3 साल बीत गए, पूरे शहर में कोई खबर भी नहीं आए हैं, पुर्तगाल और लिस्बन बिल्कुल शांत है,
शायद वो सब कुछ बंद हो चुका होगा 2-3 सालों में। अब 2-3 साल बाद उस पुल को वापस से खोल दिया जाता है अनुमति के बाद, और उस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। अब सिक्योरिटी बढ़ने के बाद में अब इस डिएगो ने सोचा कि यार उधर तो सिक्योरिटी बढ़ गई, अब इसके पास पैसा ख़त्म होने लगा। अब ये छटपटाने लगा कि अब यार खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अगर गरीबी में समय निकाल दिया और उसको अगर रईसी तरीके से आदत पड़ चुकी होगी, अब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो छटपटाएगा। अब इसका दिमाग ख़राब होने लगा कि यार अब वहाँ कर नहीं सकते, वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी टाइट है, कैसे करें। तो इसने दिमाग लगाया कि यार अब ऐसे काम चलेगा नहीं, मैं बड़ी लूटपाट को अंजाम दे ही नहीं सकता अकेला, मुझे क्या गैंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब 2-3 साल छोड़ने के बाद में भी क्राइम को परमानेंट छोड़ने का डिसीजन ये नहीं लेता है। इसने बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे क्राइम करने का डिसीजन ले लिया। अब इसने सोचा कि मैं गैंग बनाऊंगा। डिएगो एल्वेस ने सोचा कि मेरा पुराना बैकग्राउंड मैं छुपा के रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। और वो वहीं उसी पहले शहर में जिस एरिया में गया था, जिन कुछ एक लोगों को देखकर इंस्पायर हुआ था कि ये लोग नौकरी नहीं करते, पैसा नहीं करते और ये लोग अच्छा खासा जीवन जीते हैं, छोटे मोटे गरीब लोग जो छोटे मोटे क्राइम करके ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको ये टारगेट करता है, उनसे दोस्ती करता है और कहता है कि साथ में लूटपाट करेंगे। खुद का पहला कोई कनेक्शन नहीं बताता कि उन किसानों से मेरा सीधा साधा कनेक्शन है, उनको मैंने ही ठिकाने लगाया है, ऐसा कुछ नहीं बताता। वो धीरे धीरे करने लगते हैं, उनका ये लीडर बन जाता है और अभी कुछ हथियार भी खरीद लेता है, क्योंकि अब इसको पता था कि हम बड़े अगर पैमाने पे क्राइम करेंगे तो कुछ ऐसे हथियारों से भी हमें सामना करना पड़ सकता है, पुलिस का भी सामना करना पड़ सकता है, लोगों को कई बार क्या है कि जान से भी मारना पड़ सकता है, तो हमें हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ धारदार हथियार, कुछ और वेपन्स इन्होंने ले लिए और उसके बाद में कुछ 4-5 लोगों को इकट्ठा करके 5 लोगों की गैंग इन्हें बना ली। उसके बाद में ये अब इन्होंने सोचा कि अब छोटे मोटे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इतनी बड़ी गैंग है तो उनको भी, इन चारों का भी पेट भरना है। तो उन्होंने सोचा कि अब शहर के रईस लोगों के घरों में जाके हमला करेंगे, वहाँ से लूटपाट, अच्छा बड़ा माल मारेंगे, बड़ा माल। अब इन्होंने यही किया। इधर पूरा शहर शांत था, लेकिन एक दुख था और एक यादगार था कि सारे किसान इस तरीके से गायब हुए हैं। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है। अचानक से घटनाएं सामने आने लगी कि शहर के अंदर रईसों के घर के अंदर हमले हो रहे हैं, उनको मार दिया जाता है और सारा सामान लूट लिया जाता है। अब बड़े बड़े रईसों के घर की ये तलाशी लेते, पहले से उनकी रेकी करते, पता लगाता कि इनके घर में कितने मेंबर हैं, कौन लोग कब आते हैं, कौन लोग कब जाते हैं, कितना पैसा होगा, क्या काम करते हैं, घर में ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पकड़े तो नहीं जाएंगे। सारी चीज़ों का मुआयना पहले ही कर लेते, फिर उसके बाद उसके घर में आक्रमण करते। रात को आक्रमण करके पूरी लूटपाट करते और जाने से पहले एक काम कर जाते थे, जितने भी मेंबर घर में होते थे सबको मार डालते थे बड़ी बेरहमी से, ताकि तुरंत पुलिस के पास को जा ना सके, कोई इन्फॉर्मेशन दे ना सके, और कोई जो चश्मदीद बना हो, जिन्होंने आंखें से देखा हो, वो बता ना सके, उन सबको बेरहमी से मार डालते और चले जाते। अब इन्होंने अपना ठिकाना है शहर के अंदर नहीं बनाया, एक शहर के बाहर एक जंगल है लिस्बन के बाहर, उस घने जंगल के अंदर एक अपना ठिकाना बना लिया कि हम क्राइम करेंगे शहर में और वापस से जाके जंगल में छुप जाएंगे, वहाँ आराम से रहेंगे हम लोग। तो ये जैसे फिल्मों में जैसा आपने देखा होगा इस तरीके से कि डाकू जो लोग हैं वो जंगलों में छुप जाते हैं, अपना डेरा बना के रखते हैं, इस तरीके से लोग करते हैं। और ये कोई सच्ची घटना है, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। और इस तरीके से करते रहे और एक दिन आता है कि जब काफ़ी सारे क्राइम इन्होंने कर लिए, काफ़ी सारे लोगों को लूट लिया, पुलिस परेशान, कुछ हाथ ही नहीं लगता, जो लोग देखते वो बचते नहीं और जो बच रहे थे वो किसी ने देखा नहीं। आधी रात को आते थे, पड़ोसियों को पता नहीं, जाते टाइम मार डालते थे। अब वो बताए कौन उनको, बाद में पता लगता, दिन में कभी शाम को पता लगता, कभी दूसरे दिन तीसरे दिन पता लगता कि इनके घर नहीं खुले, इनके मेंबर कहाँ गए, ऐसे डेथ हो गई। अब पुलिस कैसे पकड़ती, वो तो भाग जाते थे शहर से बाहर। एक दिन खुद किस्मती से ऐसा हुआ कि एक बार डॉक्टर के घर पे इनका जाना हो गया। डॉक्टर का अच्छा खासा नाम लिस्बन के अंदर, बड़ा डॉक्टर, उसके घर पे पहुंच जाते हैं, उसके घर पे डकैती डालते हैं और उसको मार डालते हैं। उसके घर में 5 लोगों की हत्या कर देते हैं और वहाँ से निकल के फरार हो जाते हैं। अब ऐसा होता था, मैंने आपको बताया कि इनके घर में जो भी मेंबर होते सबको मार डालने की वजह से पुलिस के पास तुरंत खबर नहीं पहुंचती थी, या तो सुबह को या अगली शाम तक या अगले दिन तक भी कभी कभी ऐसा होता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ खुद किस्मती से कि इसका घड़ा भर चुका था पापों का। एक व्यक्ति को, एक पड़ोसी को डॉक्टर से काम था, वो रात को ही मजबूरी के अंदर डॉक्टर के घर पे जाता है। जब वहाँ पे देखता है और वो मंजर जब देखता है, पूरा घर अस्त व्यस्त है, डॉक्टर, उसकी बीबी, उसके बच्चे इस तरीके से मरे हुए पड़े हैं, खून ही खून है, तो वो डर जाता है और पुलिस को कॉल करता है।
जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस तुरंत अब की बार पहुंच जाती है। अब की बार पहला वो दिन था कि क्राइम होने के कुछ मिनटों और घंटों बाद ही पुलिस को पता लग चुका था कि इस तरीके से किसी ने अमीरों के घर में जाके लूटपाट करके हत्या कर दी है। अब पुलिस के पास पहली बार मौका था, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर दिया और वहाँ पे नाकाबंदी करवा दी कि शहर से बाहर कोई नहीं जाने पाए, कोई आना ना पाए, सब कुछ जाम यानी कि चक्का जाम करवा दिया। ऐसा करने के बाद जब इधर पुलिस पहुंची ऑन द क्राइम सीन पर, तब उन्होंने देखा कि बेरहमी से उनकी हत्या की गई है और इसको करे हुए लगभग आधे घंटा से 1 घंटा हुआ होगा। पुलिस के पास पहला बड़ा अवसर था सुनहरा, और पुलिस का जो एक पहला कदम था कि शहर से बाहर जाने वाले लोगों को रोका जाए, तो 5 लोग एक्चुअल में पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं जो शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने अजीब तरीके के कपड़े पहने थे। पुलिस उनको पकड़ लेती है, उनको धर दबोचती है और तुरंत उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में उनसे पूछताछ करती है। जो 4 लोग थे उन्होंने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया कि साहब हमने ही इस डॉक्टर को मारा है और छोटे मोटे क्राइम करते हैं और ये हमारे लीडर हैं। जो डिएगो एल्वेस था वो शांत खड़ा था, कुछ नहीं बता रहा था। उसके बाद में उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ साहब हमने ही ये क्राइम किया है। जब उन 4 लोगों का रिकॉर्ड देखा तो उनका रिकॉर्ड मिल जाता है पुलिस में कि छोटी मोटी कोई लूटपाट, चैन, पर्स वगैरह इन्होंने पहले भी छोटा मोटा किया है, गरीब परिवार से हैं, इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब इस डिएगो एल्वेस का रिकॉर्ड देखा जाता है तो उसका रिकॉर्ड मिसिंग है, इसने पहले कभी भी कुछ भी नहीं किया, लेकिन इन सब का ये लीडर है। तब पुलिस को संदेह हो जाता है कि इतना बड़ा लीडर बनने के बाद इतनी बड़ी लूटपाट कर रहा है और पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं इसने जिस तरीके से बेरहमी से चाकू मारा, ये चाकू मारने वाली घटना सेम चाकू से जो हत्या होती थी वो 2-3 साल पहले उस पुल पे भी होती थी जहाँ पे किसानों की बॉडी मिली। अब पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ना चालू कर दिया और पुलिस के दिमाग में विचार आया कि कहीं ना कहीं इसका लिंक हो सकता है उनसे। तो बड़ी समझदारी और अक्लमंदी के साथ इन्होंने एक एक कड़ियाँ जोड़ी और उसके बाद में जब कुछ इनको लगा कि हाँ यही हो सकता है तो उसको रिमांड पे लिया जाता है और आखिरकार पूछताछ के दौरान वो हाँ भर लेता है कि साहब मैंने ही उनको मारा था, उस पर भी मैं ही किया करता था, लेकिन उसके बाद में मैंने विचार बदल दिया था। उन्होंने पूछा कि कितने लोगों को मारा होगा। डिएगो एल्वेस ने कहा कि लगभग मुझे 70 तक की गिनती याद है, उसके बाद में मैंने गिनना छोड़ दिया था, शायद 70 से ज़्यादा ही है। 70 तक मुझे याद है, उसके बाद में पता नहीं 70 से कितना ज़्यादा है मैं बता नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस और पूरा शहर ये सुन के दंग रह जाता है कि एक व्यक्ति जिसने लगातार इतने सारे किलिंग कर दिए और आज तक पुलिस को कोई खबर नहीं और पकड़ा भी नहीं गया और सामने बैठ के एक्सेप्ट कर रहा है। अब पूरे शहर में आक्रोश था और जो किसान थे जिनका हत्यारा नहीं मिला था उनके अंदर भी आक्रोश आ चुका था और पूरा शहर और लिस्बन इस चीज़ पे टूट पड़ा था कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया था तो इनको तुरंत कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट ने भी हानन फानन में तुरंत कार्रवाई चालू कर दी और सबूतों और गवाहों को इकट्ठा करके तुरंत ही इसको सजाए मौत, लिस्बन और पुर्तगाल के अंदर जो है वहाँ पे सजाए मौत इसके केस से पहले हुआ करती थी और सजाए मौत में इनको सिर्फ़ और सिर्फ फांसी दी जाती थी। अब आज मैं आपको हाल फिलहाल की बात बताऊं तो इसके बाद में कभी भी मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई। उसके बाद में पुर्तगाल लिस्बन के अंदर सज़ाए मौत जो फांसी है वो बंद कर दी गई है और जो कड़ी से कड़ी सज़ा मैक्सिमम है उनकी 20 से 30 साल की रहती है कारावास की। दूसरा ये कि ये ऐसा जो सीरियल किलर है ये सेकंड किलर था। इससे पहले एक लेडी किलर हुई थी जिसने 28 बच्चों को पॉइजन दे के मार दिया था और उसके बाद में उन्होंने उस इलाके के लोगों को, उस शहर के इलाकों के लोगों के मन में जो आक्रोश था बच्चों को मारने की वजह से उस लेडी को जिंदा सभी पब्लिकली जला दिया गया था। उसके बाद में सेकंड किलर ही पैदा हुआ था जिसने लगभग 70 से ज़्यादा लोगों की हत्या करी थी। उसके बाद में जब इसको कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई तो 19 फरवरी 2041 को इसको फांसी की सज़ा डेट फिक्स हो गई। तभी अचानक से डॉक्टर्स और साइंटिस्टों की एक अर्जी आती है कोर्ट के पास कि साहब जो आपने डिएगो एल्वेस को जो फांसी की सज़ा दी है आप दे सकते हैं और इसको देनी भी चाहिए, लेकिन हमारी आपसे एक विनती है फांसी के बाद में इसका सर कलम करके हमें दिया जाए। क्यों भाई? उन्होंने बताया कि हम ऐसे लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं, फ्रेनोलॉजी पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्पेशल लोग जो या तो बहुत बड़ा क्राइम करते हैं या बहुत बड़ा इनोवेशन करते हैं
यानी कि कुछ ऐसा क्रिएटिव माइंडसेट के जो लोग हैं या क्रिमिनल माइंडसेट के लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं, उनके उनकी उनकी कोशिकाएं उत तक कैसे काम करते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या सोचते हैं, गुस्सा कैसे उनका डेवलप होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन, कैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, ये चीज़ें हम देखना चाहते हैं। और ऐसी अर्जी उन्होंने कोर्ट ने स्वीकार कर ली और ऑर्डर दे दिया कि ठीक है, इसकी निर्धारित डेट पे फांसी देने के बाद में इसका सर काटा जाएगा और साइंटिस्टों को दे दिया जाएगा। उसके बाद में ऐसा ही होता है और इसके ऊपर रिसर्च होता है। इसकी जो सर है उस पर मम्मी का मिश्रण लगा के, जो मिस्र के अंदर एक परंपरा है कि वहाँ पे किसी को दफनाया या जलाया नहीं जाता है और अंतिम संस्कार के लिए बस उनको यही किया जाता है कि अगर कोई डेथ हो जाती है तो मम्मी का मिश्रण लगा के उसको कई सैकड़ों सालों तक सेफ रखा जा सकता था। इसको भी ऐसा ही किया जाता है, एक कांच के जार के अंदर लेप लगा के इसको रख दिया जाता है। आज भी ये डिएगो एल्वेस इस कांच के जार में ऐसा नज़र आता है 180 सालों बाद भी कि ये आज भी जिंदा सा लगता है। आंखें खुली हैं, हल्की सी मूछें हैं, बड़े बड़े बाल हैं और ऐसा लुक दिख रहा है कि बिल्कुल ज़िंदा हो सामने, बशर्ते है कि ये जार के अंदर है और सिर्फ इसका सर है। और उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों ने, स्टूडेंट ने इसको देखा भी, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया। फिलहाल ये पुर्तगाल के यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में जो एक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर, म्यूजियम के अंदर इसको रखा गया है। और इसको इसलिए रखा गया है ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को, जो भी लोग पढ़ेंगे, जो भी फ्रेनोलॉजी पे काम करेंगे या फिर मस्तिष्क पे काम करेंगे, उनको दिखाया जा सके, उनको रिसर्च के बारे में जो भी हुई इस पे बताया जा सके। एज ए म्यूजियम पे सीरियल किलर के लिए दिखाने के लिए कैसा दिखता होगा उस समय, कैसा रहन सहन, कैसा पहरान होगा, कैसा हेयर स्टाइल होगा, वो सारी चीज़ें कैसी होंगी, ये चीज़ें दिखाने के लिए इसको सेफ रखा गया है। दोस्तों उसके बाद में पुर्तगाल के अंदर ऐसा कोई सीरियल किलर अभी तक नहीं आया है। तो ये आज की कहानी थी। आप लोगों का क्या कहना है इस कहानी पे? जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली कहानी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आप बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है, रिसर्च भी करना पड़ता है, तो आपसे इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक शेयर आप किसी के पास ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।